नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा की। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी का एक एक्सपेरिमेंट लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे लोगों के लिए, या बीजेपी का एक एक्सपेरिमेंट वहाँ पर सरकार बना देगा। एक्सपेरिमेंट करने के साल भर बाद ही वो सिचुएशन बन जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर फुल फ्लैश उड़ीसा में सरकार बना लेगी। ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में अद्भुत था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बीजेडी के साथ बीजेपी का गठबंधन लंबे समय से है। बीजेडी और बीजेपी, मेरा उड़ीसा में प्रवास हुआ था, पश्चिमी उड़ीसा में गया तो पश्चिमी उड़ीसा में मेरे प्रवास के दौरान मैंने पूछा लोगों से कि आखिर बीजेपी की सिचुएशन यहाँ पर बहुत अच्छी है, बीजेपी का हाल बहुत अच्छा है, बीजेपी के बारे में लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम मेरा हुआ, संबलपुर में कार्यक्रम हुए और अगल बगल के झारसुगड़ा में कार्यक्रम हुए, कई जगह कार्यक्रम हुए जिनमें मैंने यूनिवर्सिटी में भी विद्यार्थी परिषद के साथ भी वार्ता की और तमाम तरह के जो विद्या भारती के थे और तमाम संगठन थे उनके साथ हमारे कई कार्यक्रम हुए। मेरे प्रवास के दौरान मैंने पूछा, और ये प्रवास बहुत पुराने नहीं है, ये पिछले साल की ही बात है, मैंने पूछा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार कैसे बनाए, क्यों नहीं बनाती। तो लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहे तब ना, भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सरकार बनाना ही नहीं चाहती। कमाल की बात, मैंने सुनी समझी, लेकिन मैंने बार बार पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या है। तो लोगों का कहना था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था, जो संगठन के साथ काम करने वाले लोग हैं, उनका कहना ये था कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि बीजेडी उसके समविचार पार्टी है, और बीजेडी समविचार पार्टी है, यानी कि उड़ीसा के अंदर बीजेडी की अगर सरकार बनती है, बीजू जनता दल की सरकार बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल में ही काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की तरह ही काम करती है। और हम जब ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं तो उनकी पोजीशन ठीक है और हमको भी लोग मानते हैं। संघ के कार्यकर्ताओं ने वहाँ बताया कि हम लोग तो स्वच्छंद उन क्षेत्रों में घूमते हैं जिन क्षेत्रों में लोग कहते हैं आतंकवाद है, लोग जिन क्षेत्रों में कहते हैं माओवाद है, जिन क्षेत्रों में कहते हैं कि वहाँ डिस्टर्बेंस है, तो संघ के कार्यकर्ता तो वहाँ सब जगह घूमते ही। ऐसे कई संगठनों के साथ संघ सहित मेरी वार्ता हुई, और कार्यक्रमों में चूँकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम थे, इसलिए उन कार्यक्रमों में बात होते समय मुझे समझ में आ रहा था कि उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के ग्रिप से बाहर नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब यहाँ सरकार बना लेगी। इसलिए चूंकि अलायंस है बीजेडी के साथ, और बीजेडी बिल्कुल वैसे ही सोचती है जैसे बीजेपी सोचती है, इसलिए जब भी इंडिपेंडेंट, जब इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसी भी दिन कभी भी अवसर लगते ही सरकार बना सकती है। अब धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय पलक पर थे और वहाँ से कई मंत्री बनाते रहे। दूसरी बात ये भी है कि सम्बित पात्रा जैसे प्रवक्ता भी वहीं से आते हैं, उड़ीसा से ही आते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में ठीक ठाक रोल प्ले कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में जब प्ले कर रही थी, जोराम ओराम जैसे लोग काम कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय पलक पर थे। मैंने ये भी पूछने की कोशिश की कि आखिर इतने बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं और इनका प्रभाव यहाँ क्या। तो लोगों ने कहा कि प्रभाव इनका बहुत है, लेकिन बात वही है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं, ठीक ठाक वहाँ चल रहा है, और एक अलायंस जो लंबे समय से चल रहा है, उस अलायंस के साथ कोई समस्या नहीं है। जिस दिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुझे लगता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले ही प्ले कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से मुझे लगता है वो वेल प्लान्ड, हालांकि पहले भी अटल जी के समय पर, चूँकि उस समय जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे 5 वर्ष के लिए और 6 वर्ष के लिए मैं कहूँ, तो उस समय की परिस्थिति दूसरी थी। भारतीय जनता पार्टी का बेस तैयार नहीं था। जनसंघ की 1951 में स्थापना हुई थी। स्थापना के बाद जनसंघ ने 2 सीटें, पहले चुनाव में 1952 के चुनाव में 2 सीटें जीती थी, और चलते चलते 1967 में बलराज मधोक की अध्यक्षता में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। उस समय स्वतंत्र पार्टी भी भारत में हुआ करती थी राजगोपालाचारी की, और स्वतंत्र पार्टी का लक्ष्य ये था कि भारत में अपना तंत्र स्थापित करना। वो
बेचारे लड़ते लड़ते मुझे लगता है कि राजगोपालाचारी जो कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, उनके ख़त्म होते ही वो सब खत्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में पहली बार, उस समय जनसंघ हुआ करता था, पहली बार स्ट्रगल करते करते देश में आंदोलन के बीच में सरकार में पार्टिसिपेट किया था। अटल जी उस समय बड़े मंत्रालयों को गवर्न करते थे। उसके बाद 80 का चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया नाम रखा, क्योंकि विलय हो चुका था जनता पार्टी में, नया नाम रखा और वो नया नाम भारतीय जनता पार्टी रखा। नया सिंबल मिला, पहले दिया दीपक सिंबल हुआ करता था, नया सिंबल मिला 1980 में। पहले चुनाव में फिर से मतलब नए सिरे से शुरू करी, फिर 2 सीटें मिली। आप सोचिए कि राम मंदिर आंदोलन करने वाले लोग देश में बड़ा आंदोलन कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन, या मैं कहूँ अग्रणी भूमिका में विश्व हिंदू परिषद था। पूरे संघ परिवार ने अपनी तपस्या उसमें लगाई थी। उस तपस्या के बाद देश में एक माहौल बना था कि भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी देश में कई राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी का वो चाल जो रही, तीसरी स्टेज पर आकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बना पाए और फिर अगली बार मोदी जी आए तो फिर प्लेटफॉर्म बना हुआ था, कार्यकर्ता तैयार था, स्ट्रक्चर बना हुआ था, प्लेटफॉर्म बिल्कुल बना हुआ था और काडर तैयार हो चुका था। फिर भी दक्षिण भारत में काडर नहीं बन पाया था अभी भी। हालांकि केरला में बहुत अच्छा संघ का काम था, तमिलनाडु में भी संघ का काम बहुत अच्छा था, उड़ीसा में संघ का काम खूब अच्छा है और कर्नाटक में संघ का काम अच्छा है, आंध्रा में भी संघ का काम अच्छा है। लेकिन फिर भी संघ की पूरी तपस्या लगने के बावजूद सीटों में कन्वर्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। संघ बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को पीछ इन राज्यों में उठाकर खड़ा नहीं कर पा रहा था। उत्तर भारत में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को उठाकर खड़ा कर दिया था। मोदी जी के आने के बाद हमारी दक्षिण विजय की कामना जब शुरू हुई तो ऐसा लगा कि केरल, तमिलनाडु में कुछ हो सकता है, लेकिन उड़ीसा में संभावनाएं सबसे ज़्यादा थी। मोदी जी ने एक दूरदर्शिता के तहत जब वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं तो उनमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देखते हैं। गवर्नरों में चूंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनकी नज़र में, उनका मानना ये रहा होगा कि नॉन एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अटल जी के समय पर राष्ट्रपति सीधे चुनना मजबूरी इसलिए थी क्योंकि राज्यों में हमारी सरकारें नहीं हुआ करती थी या कम हुआ करती थी। लेकिन मोदी जी के आते आते देश में वातावरण बदल चुका था। संघ और संघ के जो बाकी संगठन हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कम से कम पदाधिकारी नीचे तक बना चुकी थी, स्ट्रक्चर बना चुकी थी। परिणाम ये निकला कि गवर्नर अपॉइंट करने में करना अपने हाथ में था और हमारे सरकारें भी कई राज्यों में थी। जब द्रौपदी मुर्मू, बड़े ध्यान से सुनिएगा, महामहिम द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से चुनकर झारखंड की गवर्नर बनाई गई थी, मुझे लगता है वहाँ से मोदी जी की सरकार ने सोचना शुरू किया था। ट्राइबल एरिया से आती हैं, ट्राइबल लेडी हैं और ट्राइबल लेडी एक ट्राइबल एरिया में मुख्य गवर्नर बनाकर भेजा जाए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक सामान्य कैडर की महिला जो चुनाव के लिए भी स्ट्रगल करती रहीं, जो एक सामान्य परिवार से आई, जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं, जहाँ लाइट की फैसिलिटी नहीं, जहाँ पर व्यवस्थाओं की फैसिलिटी ना रहे, उनके राज्यपाल से घर वापस जाने के बाद जब उनका नाम चयन हुआ तो भी उनसे संपर्क करने का साधन नहीं मिला। उनसे संपर्क करने के लिए भी कहीं शहर में कोई कनेक्टिविटी बनती है, उनको खबर की जाती है, वो आदमी भाग कर जाता है और मुर्मू जी से मिलता है, फिर उनसे बात करता है, फिर वो शहर आती हैं, फिर वो बात करती हैं। आप सोचिए कि कैसी स्थिति में, कैसी परिस्थिति में एक महिला गवर्नर रहने के बाद रही होगी। अगर एक महिला गवर्नर रहने के बाद जंगलों में रहती है और वो कोई फैसिलिटी नहीं लेती है, इसका मतलब ये हो गया कि वो महिला अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मोदी जी ने वो चीज़ ध्यान में रखते हुए देखी और देखने के बाद उनको राष्ट्रपति बनाया। मेरे दिमाग में तब भी आया था कि उड़ीसा के ट्राइबल बेल्ट से, ट्राइबल बेल्ट तो सब जगह है, ट्राइबल बेल्ट अगर चाहें तो वो महाराष्ट्र में भी मिल सकती है, ट्राइबल बेल्ट बिहार में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी पूरा ट्राइबल एरिया है, आंध्रा में ट्राइबल एरिया है, तेलंगाना में ट्राइबल एरिया है, मतलब और केरला में ट्राइबल।
लेकिन उड़ीसा से, जिसमें हमारी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार नहीं, जिसमें बीजेपी का ABCD नहीं, और लेकिन बीजेपी में कई लोग काम कर रहे थे, ऐसे प्रदेश में हाँ संघ का काम उसमें बहुत मजबूत था, संघ के तमाम संगठनों का काम बहुत मजबूत था, विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े संगठनों का काम वहाँ मजबूत था, यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थी परिषद का काम अच्छा था, बीजेपी भी अपना स्ट्रक्चर वहाँ संघ के मदद से बना चुकी थी। लेकिन ऐसी सभी परिस्थितियों के होते हुए भी वहाँ हम सरकार बनाने में ना तो इच्छुक थे ना बना रहे थे। मुझे लगता है कि दो चीज़ें सरकार उस समय सोच रही थी, केंद्र उस समय सोच रहा था। एक तो ये है कि अच्छे अलायंस पार्टनर हैं नवीन पटनायक, उनको छोड़ना नहीं है, हमारे साथ चलते हैं, लेकिन अब उनकी आयु हो रही, कब तक चलेंगे वो, उनकी छवि अच्छी है, ठीक है, और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं दे रहे हैं, मिलीजुली सरकार बनती है, कई मंत्री हमारे भी बनते होंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के भी बनते होंगे। ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी मुर्मू जी को वहाँ से राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाना, वहाँ के ट्राइबल, चूँकि पूरा ट्राइबल ज़्यादा ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया से राष्ट्रपति बनाना, राष्ट्रपति भवन में उनका उपस्थित होना, ये अपने आप में पूरी की पूरी उड़ीसा को स्पार्क करने वाला विषय था। धर्मेंद्र प्रधान जी तो काम कर ही रहे थे, लेकिन ट्राइबल लेडी जिसके घर में बिजली ना हो, जिसके घर में टेलीफोन की कनेक्टिविटी अभी भी ना हो, गवर्नर रहने के बाद भी ना रही हो, उससे पहले वो जिन दायित्वों पर रहीं, जो चुनाव वो जीतती नहीं, उसके बावजूद मतलब एक पॉलिटिशियन इस लेवल का पहुंच गया और उसके बावजूद उसके पास कुछ ना हो और उनको राष्ट्रपति बना देना पूरे उड़ीसा को स्पार्क कर गया था। उसके साथ नवीन पटनायक साहब की आयु भी हो गई और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ऐसी परिस्थिति में सक्सेशन करने का ये सबसे महत्वपूर्ण समय था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस समय का इंतज़ार कर रही थी और अब की बार उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के बाद जो ऐतिहासिक जीत हुई वो हमने सबने देखी। जैसे ही केंद्र की सरकार बनी थी, धर्मेंद्र प्रधान जी और जुएल ओरम जी यहाँ केंद्र में मंत्री बने, तो इसका मतलब साफ था कि अब वहाँ से कोई मिनिस्टर वहीं से लोकल मिलेगा। मोहन चरण मांझी, जिनको मोहन मांझी के नाम से भी कह सकते हैं, वो बीजेडी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार में वहाँ मिनिस्टर भी रहे, 4 बार के विधायक और ट्राइबल लीडर हैं। देखिए फिर से बात कहता हूँ, ट्राइबल लीडर हैं, वहीं के आदिवासी या बनवासी लीडर हैं, बनवासी राष्ट्रपति बनी, बनवासी लीडर वहाँ बने। अब ये जो बनवासी वहाँ पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, इसका मतलब ये हो गया ये छत्तीसगढ़ को, अभी चुनाव छत्तीसगढ़ में सामने लगा हुआ है, वो झारखंड में लगा हुआ है, झारखंड को स्पार्क करेंगे। छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल मुख्यमंत्री, उड़ीसा ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल मुख्यमंत्री, ट्राइबल एरिया से एक ट्राइब पहली बार देश की राष्ट्रपति और वो भी महिला राष्ट्रपति, ये अपने आप में अद्वितीय था। इसको ध्यान दिया जाए तो ये समझ में आता है कि 2-2.5 वर्ष पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि मैं कहता हूँ और पहले, भारतीय जनता पार्टी ने सोचना शुरू कर दिया था कि आखिर वहाँ क्या करने वाले हैं। आप सोचिए, इनके साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक वहाँ के राजा KV सिंह देव, वहाँ के राजा के बेटे KV सिंह देव के पिता पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उड़ीसा के, यानी कि उनका प्रभाव भी रहा होगा। दूसरा पार्वती परिदा, ये प्रवती परिदा भी पारिदा भी कह रहे हैं इनको, और ये पहली बार जीत कर आई है एक महिला। मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य में, हालांकि मैं मानता हूं कि राजस्थान में बनाया है उन्होंने, लेकिन ये एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है। किसी भी ट्राइबल एरिया के प्रदेश में पहली बार पार्वती परिदा को चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना अपने आप में अद्वितीय था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के किस समय आंख से काजल निकाल लिया, ये बात समझ भी ना पाई बीजेडी। हालांकि बीजेडी का कोई रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि बीजेडी बीजेपी सहयोग से लंबे समय तक वहाँ सरकार चलाते रहे। बीजेडी का किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं आया और बीजेडी ने किसी प्रकार कोई क्रिटिसाइजेशन नहीं किया कि क्या गलत क्या। नवीन पटनायक जी की यही खूबी उनको लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर बनाकर रखा, आधी शताब्दी। अब उन्होंने मतलब अपनी आधी उम्र
पूरी उम्र तो नहीं कहते, लेकिन जवानी की आधी उम्र उन्होंने सरकार में निकाली। ये कब आंखों के नीचे से काजल निकाल ले गई बीजेपी और कैसे निकाल ले गई ये सोच भी ना पाए थे, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनाया जा रहा है तो फिर आप सोचिए कि मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से उड़ीसा में स्पार्क, बीजेडी क्या कहेगी, मना कर देगी क्या? आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप हमारे ट्राइबल एरिया से राष्ट्रपति बना रहे हैं, ऐसे कैसे कह सकती? आप हमारे यहाँ से दो मंत्री केंद्र में बना रहे हैं, ऐसे कैसे कह सकते थे? हमारे यहाँ से प्रवक्ता दे रहे हैं, ऐसे कैसे कह सकते थे? लेकिन ये छोटे छोटे प्रयास और संघ की लंबी तपस्या, इन सब ने मिलकर मुझे लगता है उड़ीसा में एक सरकार, अच्छी सरकार बनाई है मोहन मांझी जी के नेतृत्व में। एक चीज़ और जो दिमाग में आती है वो आ रही है कि क्या सब भगवान के नाम वाले ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं आजकल? इस पर थोड़ा विचार करिए और लिखिए, क्या वो कल्चर, वो बबलू, वो संटू, वो कंटू, वो पपोले, वो झुंझुने, ये सब नाम वाले अब सामने नहीं आ रहे हैं। अब जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो सब परमेश्वर के नाम वाले, अवतारों के नाम वाले ही बन रहे हैं, उनके पर्यायवाची नामों के बन रहे हैं। इस पर भी विचार करना ही चाहिए। क्या भारत पुनः उस युग में जा रहा है जिसमें उसको जाना चाहिए था? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।